नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू दृष्टि आईएएस में। हम लोग यूपी स्पेशल को कवर कर रहे हैं जो कि यूपी पीएससी और आरओ एआरओ आने वाले दोनों एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित किए जाने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है ये क्लासेस। तो हम लोगों ने प्राचीन इतिहास को स्टार्ट किया है पढ़ना, प्राचीन इतिहास को पढ़ना स्टार्ट किया है। उसमें हम लोगों ने पाषाण काल, वो सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक काल को कवर कर लिया है। अब हमारा स्टार्ट हुआ है महाजनपद काल। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड महाजनपद काल को हम लोग आज देखेंगे। हम लोग उन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे महाजनपद काल में जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होंगे। इसके बाद हम लोग का आज का जो टॉपिक कवर होना है वो महाजनपद काल होना है, बुद्ध काल होना है और मौर्य काल को कवर करना है आज के पॉइंट में, आज के वीडियो में। तो चाहे महाजनपद काल हो, चाहे बुद्ध काल हो या फिर मौर्य काल हो, वो कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो उन्हीं पॉइंट्स को देखा जाएगा क्योंकि हम लोग यूपी स्पेशल को पढ़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ही कोई पॉइंट होगा तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं महाजनपद काल से। महाजनपद के बारे में बात करें तो वैदिक काल के बाद समूचे आर्यावर्त में महाजनपदों का शासन स्थापित हुआ था। तो इसका जो टाइम पीरियड ये बताया जा रहा है कि वैदिक काल का डेट हम लोगों ने लास्ट वाला उत्तर वैदिक काल का देखा था कि ये 900 से लगा करके 500 ईसा पूर्व, 900 से 500 ईसा पूर्व या फिर 600 ईसा पूर्व इसका टाइम रहता है। तो इसका मतलब ये है कि जो महाजनपद काल है वो 600 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ होता है। यानी कि वैदिक काल समाप्त होने के पश्चात, वैदिक काल समाप्त होने के बाद महाजनपद काल प्रारंभ होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका टाइम पीरियड लगभग 600 ईसा पूर्व होगा, इसके स्टार्टिंग का टाइम पीरियड। महाजनपद काल को द्वितीय नगरी क्रांति भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। कभी अगर आपसे सवाल पूछे कि द्वितीय नगरी क्रांति किसको कहा जाता है तो आपको बताना है महाजनपद काल को। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको द्वितीय नगरी क्रांति भी कहा जाता है। एक मिनट, इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। याद रखिएगा, द्वितीय नगरी क्रांति। आपको कभी न कभी इस सवाल से पाला पड़ा होगा, ऐसे सवालों का सामना करना पड़ा होगा आपको, क्योंकि ये सवाल पूछे जाते हैं कि द्वितीय नगरी क्रांति का संबंध किससे है उत्तर प्रदेश में, या प्राचीन भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरी क्रांति से किससे संबंधित है। तो द्वितीय नगरी क्रांति किसको कहते हैं? ये कहते हैं महाजनपद काल को। अगर हम लोग बात करें द्वितीय नगरी क्रांति, द्वितीय नगरी क्रांति याद रखिएगा कहा जाता है महाजनपद काल को। इसका स्टार्ट कब हुआ? इसका स्टार्ट हुआ लगभग, इसका प्रारंभ हुआ लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास। यानी कि जो वैदिक काल का दूसरा टाइम पीरियड था उत्तर वैदिक काल, उसके समाप्ति के बाद, पूरे के पूरे वैदिक काल के समाप्ति के बाद द्वितीय नगरी क्रांति अर्थात महाजनपदों का उदय होता है, जिसमें 16 महाजनपदों का उदय देखने को मिलता है। इस प्रकार का जो 16 महाजनपदों के बारे में बताया जा रहा है, दो ग्रंथ हैं, दो ग्रंथ बताते हैं कि 16 महाजनपद रहे हैं। वो कौन से 16 महाजनपद की बात करें? 16 महाजनपदों की जानकारी दो ग्रंथों से मिलता है। दो ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक तो है अंगुत्तर निकाय, एक अंगुत्तर निकाय है और दूसरा है भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र ये एक दो ऐसे वो हैं, ग्रंथ हैं जिससे ये पता चलता है कि जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में 600 ईसा पूर्व के आसपास, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वो 16 महाजनपदों का उदय होता है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र ये दोनों ग्रंथ बताते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछे, ये महत्वपूर्ण है कि 16 महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलता है, तो आपको बताना है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र।
तो अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो है वो जैन ग्रंथ है। तो क्या है कि ये कह रहा है कि वैदिक काल के बाद समूचे आर्यावर्त में महाजनपदों का शासन स्थापित हुआ। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का सामना आपसे पड़ सकता है। याद रखिएगा कि बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जिसमें से वर्तमान उत्तर प्रदेश में 8, जिसमें से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में थे। अब चूंकि आप उत्तर प्रदेश विशेष का अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग यूपी विशेष का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा महत्वपूर्ण रूप से कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद स्थित थे। उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद अवस्थित थे, तो हमें बताना है कि कुल 8 महाजनपद, 16 में से 8 महाजनपद यानी कि आधे के आधे जो महाजनपद थे वो उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद अवस्थित थे। दूसरी बात याद रखना है कि बौद्ध ग्रंथ जो है एक अंगुत्तर निकाय है, एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इन्हीं दोनों में से 16 महाजनपदों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यह महाजनपद थे जो 8 महाजनपदों की बात हो रही है। 8 महाजनपद जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, वो 8 महाजनपद है कौशल। ये वर्तमान की अयोध्या, श्रावस्ती, बस्ती एवं लखनऊ क्षेत्र में स्थित था। अगर वर्तमान का जो अयोध्या, श्रावस्ती, बस्ती एवं लखनऊ क्षेत्र को मिला लें तो उस समय का कौशल था। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित था। उसके बाद काशी, कुरु, पांचाल, सूरसेन वर्तमान का मथुरा वाला क्षेत्र है वो। वत्स की बात कर लें तो ये आधुनिक प्रयागराज जो है वो वत्स था। उसके बाद मल्ल था, ये आधुनिक कुशीनगर वाला क्षेत्र मल्ल था। और चेदी जो कि आधुनिक बुंदेलखंड वाला वो हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और चेदी 8। तो 8 महाजनपद ऐसे थे जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। अभी इनके बारे में हम लोग अभी कुछ ही सेकेंड्स बाद हम लोगों के सामने आएगा वो स्लाइड, उसमें इन सब चीज़ों के बारे में लिखा होगा कि कौशल की राजधानी वगैरह क्या थी। तो बस इस समय इतना याद रखिए कि 8 महाजनपद क्या थे, उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। कितने? 8। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। उसमें से कौशल है, काशी है, कुरु है, पंचाल है, सूरसेन है, वत्स है, मल्ल है और चेदी है। ये याद रखिएगा। अभी ये सभी कहाँ पर अवस्थित थे, इनके क्षेत्रों के बारे में विस्तार से हम लोग अभी जानने वाले हैं। ठीक है। तो कौशल जनपद आधुनिक अवध के लगभग बराबर था। तो अगर कौशल की बात करें, जो कौशल जनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, तो आधुनिक काल में जो अवध है उसके लगभग बराबर में था, उसी के आसपास था। इसकी राजधानी राप्ती थी। तो कौशल की राजधानी अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है राप्ती। इसका प्राचीन नाम इरावती था, प्राचीन नाम इरावती था। तो कौशल की राजधानी राप्ती थी, ये याद रखिएगा। इसके तट पर स्थित श्रावस्ती थी। तो राप्ती नदी के राप्ती नहीं था, इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, याद रखिएगा। इसको बताया जा रहा है कि जो श्रावस्ती है वो इरावती नदी के किनारे स्थित है। जो श्रावस्ती है, आप याद रखिएगा। अगर आपसे इस तरह का प्रश्न पूछे कि कौशल की राजधानी श्रावस्ती किस नदी के किनारे अवस्थित थी, तो आपको बताना है राप्ती नदी या तो फिर इरावती नदी के किनारे स्थित थी कौशल की राजधानी जो श्रावस्ती है वो। तो कौशल जनपद आधुनिक अवध के लगभग बराबर था। इसकी राजधानी इरावती नदी के किनारे या इरावती नदी के तट पर स्थित श्रावस्ती थी। तो कुल मिला के इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। श्रावस्ती स्थित थी इरावती नदी के किनारे। ठीक। इसके राजा महाकोसलादेव, इसके राजा जो कौशल के राजा थे वो थे महाकोसलादेव। इसके राजा महाकोसलादेव ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। तो काशी को किसने जीता था? काशी को जीता था महाकोसलादेव। ये कौशल के राजा थे महाकोसलादेव। इन्होंने काशी को जीतकर कौशल के अंतर्गत मिला लिया था, ये याद रखिएगा। इन्होंने अपनी पुत्री महाकोसला देवी
का विवाह मगध सम्राट बिंबिसार के साथ किया था। तो महाकोशला देवी का विवाह बिंबिसार से हुआ था। ये महाकोशला देवी थी, ये कौशल के महाराजा महाकोशला देव की पुत्री थी। तो इसका मतलब जो महाकौशल देव हैं तो इनके क्या थे, इनके दामाद थे सम्राट बिंबिसार। सम्राट बिंबिसार जो कि अशोक के क्या थे, उनके चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी जो थे बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी इनके जो महाकौशला देव हैं इनके दामाद थे, महाकौशला देव के दामाद थे, याद रखिएगा, जिसमें काशी दहेज के रूप में प्रदान की गई। तो बाद में ऐसा भी हुआ था कि महाकौशला देव जब इन्होंने क्या किया, महाकौशल देव ने क्या किया, महाकौशल देव ने काशी को जीतकर कौशल में मिला लिया। कौशल में मिला लेने के बाद इन्होंने अपनी पुत्री महाकौशला देवी का विवाह बिंबिसार से किया। तो जीते हुए काशी को दहेज में इन्होंने दे दिया, जीते हुए काशी को इन्होंने दहेज में दे दिया। महाकौशला देव का उत्तराधिकारी प्रसेनजीत हुआ। प्रसेनजीत अगला जो ये है कौशल का, इनके बाद महाकौशला देव के बाद कौशल का राजा कौन हुआ, प्रसेनजीत। कौशल ये कहाँ का राजा हुआ, कौशल का, ठीक, ये कौशल का राजा हुआ। अगला राजा प्रसेनजीत हुआ जो कि बुद्ध के समकालीन था। ये बुद्ध के समकालीन था राजा। अगर आपसे पूछे कि बुद्ध के समकालीन कौन राजा था इसमें से, तो आपको प्रसेनजीत देखना है। प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन राजा था। बिंबिसार की हत्या के बाद इसने मगध पर आक्रमण कर अजातशत्रु से काशी वापस लेने का प्रयास किया। तो जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु से इसने काशी को लेने का प्रयास किया। अच्छा, पिछले स्लाइड में जो हम लोगों ने अभी बात किया कि बिंबिसार जो है ना, ये बिंबिसार नहीं, बिंबिसार है, ये बिंबिसार, ये बिंबिसार दूसरा है, वो बिंदुसार नहीं है, वो अशोक का जो चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी थे वो वाला नहीं है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी वाला ये नहीं है। इनके पुत्र होते हैं अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र होता है ये, उनका नाम था उदयन, उदयन उनका नाम था। बिंबिसार ये वो वाले हैं, बिंबिसार पहले बिंबिसार हैं, बिंबिसार के बाद उनके पुत्र आते हैं। पहले बिंबिसार हैं, ये जो एक वंश बृहद्रथ राजवंश के राजा थे बिंबिसार, ठीक है, वो हमें दिमाग में बिंदुसार आ गया था। तो ये बिंबिसार हैं। बिंबिसार के जो पुत्र हैं वो कौन हैं, वो हैं अजातशत्रु, अजातशत्रु, और अजातशत्रु के जो पुत्र हैं उनका नाम है उदयन। क्या नाम है, उदयन। तो ये वाले बिंबिसार हैं, ये उदयन और ये वाले बिंबिसार हैं। ठीक, ये बिंबिसार वो वाले हैं। हमें बिंदुसार दिमाग में आ गया था, इसलिए हमने ये बोल दिया था कि वो उनके पुत्र क्या थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो ये वो वाले नहीं, ये वो बिंदुसार थे। ये वाले जो हैं इनका जो वंश था, इनके वंश का नाम था बृहद्रथ, बृहद्रथ इनके वंश का नाम था, और इनके वंश को कहा जाता था पितृहंता, पितृहंता वंश। इनका जो बृहद्रथ वंश है, बृहद्रथ वंश का एक और नाम है पितृहंता, क्योंकि बिंबिसार की हत्या कर दी अजातशत्रु ने, अजातशत्रु की हत्या कर दी उदयन ने। तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, और फिर अजातशत्रु के बेटे ने अपने पिता की यानी कि अजातशत्रु की हत्या कर दी, इसलिए इस वंश को पितृहंता के नाम से जाना जाता है। तो बिंबिसार को क्या मिला था, दहेज मिला था, दहेज में मिला था काशी, काशी इनको मिला था दहेज में। अपनी पुत्री के विवाह में उन्होंने महाकौशला देव ने, कौशल के राजा महाकौशला देव ने क्या किया, काशी दहेज में दे दिया। लेकिन क्या हुआ कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी। जब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, तो जब अगला राजा हुआ प्रसेनजीत का
कौशल का राजा अगला हुआ प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत ने क्या किया कि जब इसने अपने पिता की हत्या कर दी है तो हम लोगों ने दहेज में, हमारे पिताजी ने दहेज में काशी को दिया था, तो अब हम काशी को वापस लेंगे अजातशत्रु से। तो इसी क्रम में अजातशत्रु से संघर्ष होता है उसका, प्रसेनजीत का, काशी को लेकर के। तो काशी वो दहेज में जो दिया था वो लेना चाहता था, क्योंकि उसकी माँ को अजातशत्रु ने, मतलब उसके माँ के पति, मतलब उसके बुआ के पति को, मान लीजिए कि उसके पिताजी जो थे, उसके पिताजी के लड़की थी, तो महाकोशला देवी क्या उनकी बुआ हुई। तो बुआ का मतलब कि उनके पति को ये क्या अजातशत्रु हत्या कर देता है, तो इसलिए वो काशी दोबारा लेना चाहते हैं। काशी वो क्या करते हैं, दोबारा लेना चाहते हैं। ये प्रसेनजीत दोबारा काशी लेना चाहता है। तो महाकोशला देव का उत्तराधिकारी प्रसेनजीत हुआ, जो बुद्ध का समकालीन था। बिंबिसार की हत्या के बाद इसने मगध पर आक्रमण कर अजातशत्रु से काशी वापस लेने का प्रयास किया, किंतु बाद में अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर काशी को पुनः दहेज में दे दिया। तो उसने क्या किया कि अजातशत्रु ने काशी वापस लेने का प्रयास किया, युद्ध हुआ, लेकिन बाद में अपनी पुत्री वजीरा का विवाह उसने अजातशत्रु से कर दिया। उसने अजातशत्रु से अपनी पुत्री वजीरा का विवाह कर दिया अजातशत्रु से। किससे? बिंबिसार के पुत्र से। बिंबिसार के पुत्र से फिर से शादी कर दिया, मतलब शादी कर दिया वजीरा का। तो काशी पुनः आ गया किसके पास? कौशल में। काशी पुनः कौशल में ही आ गया। किस में आ गया? कौशल में काशी पुनः आ गया, याद रखिएगा। तो पहली बार कब आया था? पहली बार बिंबिसार के समय में महाकौशल देव ने दिया था। दूसरी बार प्रसेनजीत ने दिया है अजातशत्रु को अपनी पुत्री की शादी के बदले। काशी जनपद वर्तमान वाराणसी परिक्षेत्र में स्थित था। प्राचीन काल में यह शिक्षा, समृद्धि और शिल्प व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। राजा ब्रह्मदत्त के शासनकाल में काशी का पड़ोसी राज्य कौशल के साथ कई बार युद्ध हुआ। अंत में कौशल की ही विजय हुई। तो राजा जो ब्रह्मदत्त हैं, काशी के राजा ब्रह्मदत्त थे, इनके शासनकाल में काशी और कौशल के साथ लगातार संघर्ष होता रहा और अंततः कौशल विजयी हुआ और काशी कौशल में शामिल कर लिया गया। कुरु जनपद वर्तमान में मेरठ, अब काशी की बात हो गई, काशी और कौशल की बात होगी। अब बात कर रहे हैं कुरु की। तो कुरु जनपद जो वर्तमान में मेरठ हस्तिनापुर वाला क्षेत्र है, वो दिल्ली के क्षेत्र में स्थित था। तो मेरठ और दिल्ली वाले क्षेत्र में था कुरु जनपद। कुरु जनपद की अगर बात करें तो वो वर्तमान में मेरठ और दिल्ली वाले क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा अब इसकी ख्याति काफ़ी कम रह गई थी। तो उत्तर वैदिक काल में जो कुरु जनपद था, कुरु महाजनपद था, वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, काफ़ी चर्चित था और काफ़ी विकसित था। तो जो उस समय था, उस समय उसकी स्थिति उत्तर वैदिक काल के तरह महाजनपद काल में उसकी स्थिति नहीं रह गई। किंतु बौद्ध धर्म के जातक ग्रंथों में कुरु धर्म की चर्चा बार बार मिलती है। तो बौद्ध धर्म के जातक ग्रंथों में कुरु नाम के धर्म की भी चर्चा मिलती है। जो कुरु जनपद था, इससे संबंधित कुरु नामक धर्म की भी चर्चा मिलती है। पांचाल जनपद गंगा यमुना दोआब के पूरब और वर्तमान रुहेलखंड क्षेत्र में मौजूद था। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिक्षत्र थी, जो वर्तमान में बरेली क्षेत्र में स्थित है, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी, जो वर्तमान बदायूं एवं फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र है, वो वाला था। तो याद रखिएगा, पंचाल जनपद गंगा यमुना दोआब के पूरब और वर्तमान रुहेलखंड में स्थित था। ये इसकी दो राजधानियाँ थी, उत्तरी राजधानी और दक्षिणी राजधानी। उत्तरी राजधानी पंचाल थी, जो कि उत्तरी पंचाल की राजधानी क्या थी? अहिक्षत्र। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिक्षत्र थी और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। अहिक्षत्र जो है वर्तमान के बरेली वाले क्षेत्र को कहा जाता था, और काम्पिल्य वर्तमान में जो बदायूं और फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र है उसको मिला के कहा जाता था। आगे बात करें तो वत्स महाजनपद काशी के दक्षिण पश्चिम में था।
जो कि वर्तमान का प्रयागराज वाला क्षेत्र है, इलाहाबाद वाला क्षेत्र, वो उस समय वत्स महाजनपद था। इसकी राजधानी यमुना नदी के तट पर स्थित कौशाम्बी थी। तो कौशाम्बी इसके बगल में ही है, तो कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स महाजनपद वो काशी के दक्षिण पश्चिम में था, जो वर्तमान में इलाहाबाद या प्रयागराज के रूप में जाना जाता है। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी यमुना नदी के तट पर स्थित है। अब गणराज्यों की बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान उत्तर प्रदेश में 7 गणराज्य थे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्तमान उत्तर प्रदेश में 7 गणराज्य थे। ये याद रखिएगा, 7 गणराज्य थे। इसके नाम कौन से थे? शाक्य गणराज्य, कोलीय गणराज्य, मौर्य गणराज्य, कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल, ये मनग तथा कलाम, ये सभी क्या थे? गढ़ राज्य थे। हल्का फुल्का लोकतंत्र जैसी व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिल रही थी। इन राज्यों में राजनैतिक व्यवस्था किसी राजा के अधीन नहीं बल्कि लोकतांत्रिक थी। इनमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 ऐसे गणराज्य थे जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित थे, जहाँ पे राजा के अधीन शासन प्रशासन नहीं चलता था, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा शासन किया जाता था। शासन, जो शासक था वो निरंकुश नहीं था, बल्कि जनता के सेवक की भांति शासन करता था। इस तरह के अधिकांश गणराज्य हिमालय की तलहटी में स्थित थे। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार गणराज्यों में, जो गणराज्य थे, तो गणराज्यों में राजा का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता था। सर्वसम्मत से चयनित होने के कारण राजा को महासम्मत कहा गया है। तो याद रखिएगा, राजा को महासम्मत कहा जाता था। जनता द्वारा चुने गए सदस्यों का संगठन जो है वो परिषद कहलाती थी। इसके भवन को संस्थागार कहा जाता था। जैसे अभी विधान परिषद होता है, विधानसभा होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, जनता द्वारा चुने गए सदस्य वहाँ पे जाके बैठते हैं, उनका वहाँ पे संगठन होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जनता द्वारा चुना जाता था जिन सदस्यों को, वो सदस्य जहाँ पे बैठते थे उनको परिषद कहा जाता था। और जिस घर में बैठते थे, जिस भवन में, जिस छत के नीचे बैठते थे, उस छत को, उस घर को, उस भवन को संस्थागार कहा जाता था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा इम्पोर्टेंट रूप से। प्रमुख सदस्यों की जो सभा थी उसको अष्टकुल कहा जाता था। तो उनमें से कुछ प्रमुख सदस्य थे, जैसे कि मान लेते हैं कि एक लोकसभा है, ठीक, और एक है राज्यसभा, ठीक है। एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो मान लीजिए, ऐसे ही मान लीजिए, एक लोकसभा और राज्यसभा जो वर्तमान में चल रहा है, तो लोकसभा को आप जोड़ लीजिए इससे, किससे? ये जो संस्था बताई जा रही है, कहाँ पे? परिषद, जो परिषद बताया जा रहा है, परिषद को आप लोकसभा कह सकते हैं, और जो अष्टकुल बताया जा रहा है उसको आज के राज्यसभा से जोड़ सकते हैं। तो प्रमुख सदस्यों की जो सभा थी वो अष्टकुल के नाम से जानी जाती थी। इसके सदस्य प्रमुख गणों के मुखिया होते थे। इसके सदस्य जो है प्रमुख गणों के मुखिया होते थे। प्रशासन के सभी निर्णय बैठक में आम सहमति के लिए जाते थे। तो उसी तरह से जो प्रस्ताव पारित करने के लिए आम सहमति के लिए भेजा जाता था। कोई भी निर्णय लेने के लिए आम सहमति के लिए भेजा जाता था। आम सहमति न बन पाने पर मतदान कराया जाता था। तो इस तरह की व्यवस्था, लोकतांत्रिक तरीके से व्यवस्था यहाँ पर स्थित थी। अब बात करते हैं प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश में स्थित गणराज्य के बारे में। जो प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश में जो गणराज्य स्थित है, 7 गणराज्य स्थित थे, हमने बात किया। तो 7 गणराज्यों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये था कपिलवस्तु के शाक्य। पहला जो गणराज्य था, इन गणराज्यों को बेहद महत्वपूर्ण तरीके से याद रखिएगा। जो कपिलवस्तु के शाक्य हैं वो सिद्धार्थ नगर के आसपास स्थित थे, सिद्धार्थ नगर के आसपास स्थित थे। रामग्राम के कोलीय जो गणराज्य था ये गोरखपुर जनपद वाले क्षेत्र में था। ये पिप्पली वन के मौर्य, ये भी गणराज्य थे, ये भी एक गणराज्य था। ये वाला क्षेत्र था गोरखपुर क्षेत्र के आसपास, गोरखपुर क्षेत्र के आसपास ये वाला गणराज्य स्थित था। बात करें कुशीनगर के मल्ल, जो कुशीनगर के मल्ल ये भी गणराज्य था। तो ये कुशीनगर क्षेत्र में स्थित थे। पावा के मल्ल की बात करें तो ये जो फालिज नगर क्षेत्र में स्थित था।
उसके बाद है छठवा वाला समसुमारगिरी के मग्ग। समसुमारगिरी के मग्ग, इसको याद रखिएगा, इससे कभी सवाल पूछा नहीं गया है। आने वाले समय में इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। समसुमारगिरी के मग्ग कहाँ पर स्थित थे? ये मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में ये थे। ये क्या था? ये गणराज्य था, ये लोकतांत्रिक वाला व्यवस्था था यहाँ पे। तो ये कहाँ पर था? समसुगिरी के मग्ग थे, ये मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में ये स्थित था। उसके बाद केशपुत्र के कलाम की बात करें तो गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र में ये स्थित थे। ये सातों के सातों याद रखिएगा, दिमाग में बैठाए रखिएगा, महत्वपूर्ण हैं। ये उत्तर प्रदेश में स्थित गणराज्य हैं। उत्तर प्रदेश में जितने गणराज्य स्थित थे उनके बारे में चर्चा हो रही है। अब बात करें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। इस चीज़ को हम लोगों ने देख लिया है। आप याद रखिएगा कि अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ हैं और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इनमें से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में अवस्थित थे। तो इसको भी हम लोगों ने देख लिया। एक बार देखिए, जो पंचाल है, पांचाल अहिक्षत्र में स्थित था। अहिक्षत्र और काम्पिल्य जो कि फर्रुखाबाद, अहिक्षत्र जो है वो वर्तमान का बरेली है और काम्पिल्य जो उस समय का था वो वर्तमान का फर्रुखाबाद है। तो ये पांचाल इसी क्षेत्र में स्थित था। लेकिन इसके विस्तार की बात करें पांचाल का, तो इसका विस्तार बरेली में था, बदायूं में था, फर्रुखाबाद के आसपास के क्षेत्र में इसका विस्तार था पांचाल का। कुरु की बात करें तो इंद्रप्रस्थ में स्थित था। इंद्रप्रस्थ उस समय का वर्तमान का दिल्ली है और इसका विस्तार कहाँ था? मेरठ और दिल्ली के आसपास था। किसका? कुरु का। इसको भी हम लोगों ने देखा है। तीसरे की बात करें तो तीसरा था वत्स ये स्थित था वर्तमान के कौशाम्बी में। इसका विस्तार कहाँ था? इलाहाबाद व कौशाम्बी के आसपास के क्षेत्र में इसका विस्तार उस समय था। अगला जो चौथा है वो कोसल था। कोसल की जो कोसल हो वो श्रावस्ती या तो फिर अयोध्या वाले क्षेत्र में स्थित था। इसका विस्तार अवध के आसपास के क्षेत्रों में रहा। मल्ल की बात करें तो ये एक प्रकार का गणतंत्र था, हमने बात किया। ये कुशीनगर यानी कि कसिया और पावा यानी कि पंडरौना वाले क्षेत्र में था और इसका विस्तार कहाँ पर था? देवरिया और गोरखपुर जिले तक इसका विस्तार था मल्ल का। आगे बात करें तो काशी, हम जानते हैं वाराणसी में था, विस्तार इसका वाराणसी के आसपास था। चेदी की बात करें तो ये सुक्तिमत यानी कि बांदा में स्थित था। इसका विस्तार बांदा के आसपास वाले क्षेत्रों में था। सूरसेन मथुरा में स्थित था, इसको याद रखिएगा। इसका विस्तार मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में रहा है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अवस्थित 8 महाजनपद थे और इन क्षेत्रों में विस्तृत थे। इसके बारे में याद रखिएगा। पांचाल की बात करें तो प्रारंभ में इसके 2 भाग थे। उत्तरी पांचाल इसकी राजधानी अहिक्षत्र थी और दक्षिणी पांचाल इसकी राजधानी काम्पेले थी। इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया है। कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर इसी राज्य में स्थित था। तो अगर आपसे पूछे कान्यकुब्ज का नगर जो है वो इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखिएगा कि कान्यकुब्ज का नगर कहाँ पर स्थित था। कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर कहाँ पर स्थित था? तो आपको बताना है पांचाल महाजनपद में स्थित था। कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर जो है प्राचीन भारत में पांचाल महाजनपद के अधीन स्थित था या पांचाल महाजनपद के अंतर्गत स्थित था। प्रसिद्ध दार्शनिक राजा प्रवाहड़ जाबाली का संबंध पांचाल से ही था। तो ये भी याद रखिएगा, प्रवाहड़ जाबाली का संबंध किससे था? ये प्रसिद्ध दार्शनिक राजा थे। प्रवाहड़ जाबाली जो थे वो एक दार्शनिक राजा थे, फिलोसोफर किंग थे वो। उनका संबंध किससे था? पांचाल से था। ये भी याद रखिएगा। अब बात करें कुरु की, तो वो महाभारत कालीन हस्तिनापुर का नगर इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्य था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कुरु का कौरव्य था। वत्स की बात करें तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने अभी देखा है। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था जिसका शासक उद्यन था। पुरातात्विक उत्खनन के फलस्वरूप यहाँ से श्रेष्ठी घोषित द्वारा निर्मित विहार तथा उद्यन के राजप्रसाद के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इस चीज़ के बारे में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कौशल की बात करें तो वर्तमान अवध का क्षेत्र, कौशल में वर्तमान में जो अवध का क्षेत्र है वो शामिल था। प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का निर्माण करता था। ये
ये कह रहा है कि वर्तमान अवध का क्षेत्र जो है प्राचीन काल में कोसल महाजनपद का निर्माण करता था। इसका मतलब ये है कि जो कोसल है वर्तमान का अवध क्षेत्र था, वर्तमान का अवध क्षेत्र में कोसल अवस्थित था। यह उत्तर प्रदेश में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी यानी गोमती की सहायक नदी तथा पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ है। तो ये दक्षिण में सई नदी तक था। ठीक है, अब बात करें तो रामायण कालीन कोसल की राजधानी अयोध्या थी। रामायण कालीन कोसल की राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। बुद्ध काल में कोसल राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। उत्तरी भाग की राजधानी साकेत तथा दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती स्थापित की गई। तो कब ये बुद्ध काल में कोसल राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। उत्तरी भाग की राजधानी साकेत थी और दक्षिणी भाग की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती थी। रामायण काल की बात करें तो उसमें कोसल की राजधानी अयोध्या थी। महाजनपद कालीन श्रावस्ती नगर का आकार अर्धचंद्राकार था। श्रावस्ती में ही सहेत महेत स्तूप का निर्माण किया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि सहेत महेत स्तूप का निर्माण कहाँ किया गया था तो आपको क्या बताना है? ये श्रावस्ती में किया गया था। मल्ल की बात करें तो यह आधुनिक बिहार में स्थित वज्जी के समान ही एक संघ यानी कि गणराज्य था। ऐसा प्रतीत होता है कि मल्ल राज्य भी आरंभ में एक राजतंत्र के रूप में गठित था। कुश जातक में ओक्काक को वहाँ का राजा बताया गया है। कालांतर में मल्ल भी एक गणराज्य बन गया। ठीक, काशी की बात करें तो उत्तर में वरुणा और दक्षिण में 80 नदियों से घिरी हुई वाराणसी नगरी इस महाजनपद की राजधानी थी। जातक ग्रंथ में इसे एक समृद्धशाली व शक्तिशाली राज्य के रूप में चित्रित किया गया था। तो जातक ग्रंथ कहते हैं कि जो ये वाराणसी है, काशी है, ये एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। जातक ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है, ये एक शक्तिशाली और समृद्ध महाजनपद था। यहाँ का सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त के समय में ही ये कोसल के साथ इसके संघर्ष लगातार बने रहे थे। जिससे कोसल के ऊपर विजय प्राप्त की थी, तो इसने कोसल के ऊपर विजय भी प्राप्त की थी। अंततः लेकिन कोसल का ही विजय हुआ था। चेदी की बात करें तो आधुनिक बुंदेलखंड में स्थित इस महाजनपद की पहचान महाभारत के सुक्तिमती से की जाती है। महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध राजा शिशुपाल था। एक जातक ग्रंथ में यहाँ के एक राजा का नाम उपचर बताया गया है। सूरसेन की बात करें तो महाभारत के अनुसार यहाँ यादव वंश का शासन था। तो सूरसेन में महाभारत में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे यादव वंशों का शासन था। बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था। बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था जो कि बुद्ध का सर्व प्रमुख शिष्य था। इसी की सहायता से मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रारंभ हुआ था। तो बौद्ध धर्म का प्रारंभ मथुरा में इसी की वजह से, किसकी? अवंती पुत्र की वजह से हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म और उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश और बौद्ध धर्म। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म से संबंधित क्या क्या चीज़ें थी उन पे हम लोग अब बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध और जैन धर्म की प्रसार की पुष्टि उत्तर प्रदेश की 8 महाजनपदों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो बौद्ध और जैन धर्म के प्रसार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपदों का महत्वपूर्ण स्थान है। बुद्ध जो है शाक्य गणराज्य यानी कि कोसल जनपद के राजकुमार थे। शाक्यों के गढ़ प्रमुख शुद्धोधन बुद्ध के पिता थे। शाक्य वंश के लोग कोसल के इक्ष्वाकु की एक शाखा थे। जो शाक्य वंश के लोग थे वो कोसल जो था, कोसल में एक इक्ष्वाकु वंश थी, उसकी एक शाखा थे। तो कौशल नरेश प्रसेनजीत ने, जो कोसल का राजा था प्रसेनजीत, शाक्य वंश में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, जिससे उत्पन्न पुत्र विदुडब उसका उत्तराधिकारी बना। कोसल की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो कोसल की राजधानी श्रावस्ती में।
कौशल की राजधानी श्रावस्ती ने बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो ये याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष 4 माह का वर्षा काल वे यहीं व्यतीत करते थे। तो हर वर्ष ये जो वर्षा काल व्यतीत करते थे श्रावस्ती में ही व्यतीत करते थे। श्रावस्ती में ही बुद्ध ने अंगुलीमाल नामक डाकू को सुधार कर अपना श्रेष्ठ शिष्य बनाया था। यहीं श्रावस्ती के एक व्यापारी अनाथ पिंडक यानी कि सुदात ने बुद्ध को जेतवन नामक बिहार स्वर्ण मुद्राओं से खरीदकर दान में दिया था। तो जेतवन नामक बिहार अनाथ पिंडक ने बुद्ध को दिया था श्रावस्ती में। तो जेतवन नामक बिहार अगर आपसे पूछे कहाँ पर है तो क्या बताना है, श्रावस्ती के आसपास ही है, क्योंकि श्रावस्ती के एक व्यापारी ने ही यहीं पर इनको क्या किया था, स्वर्ण मुद्राओं से ये जेतवन नामक बिहार खरीदकर दान में दिया था। तो याद रखिएगा अनाथ पिंडक को याद रखिएगा। अनाथ पिंडक ने स्वर्ण मुद्राओं से ये जेतवन नामक बिहार खरीदकर बुद्ध को दान में दिया था। श्रावस्ती के ही एक व्यापारी की पुत्री विशाखा ने बुद्ध को पुब्बाराम नामक बिहार दान में दिया था। तो श्रावस्ती के समीप व्यापारी की पुत्री विशाखा ने क्या किया था, बुद्ध को पुब्बाराम नामक बिहार दिया था। तो यहाँ पे 2 बिहार हो गए, एक तो जेतवन बिहार हो गया, एक तो ये हो गया, और एक हो गया पुब्बाराम बिहार। ये दोनों बिहार कहाँ पर, श्रावस्ती से रिलेटेड हैं, जो कि बुद्ध को दान में दिए गए थे। श्रावस्ती में बुद्ध को दान में दिए गए ये 2 बिहार हैं, एक जेतवन बिहार, एक पुब्बाराम बिहार। तो दोनों याद रखिएगा। उत्खनन से ज्ञात हुआ है कि प्राचीन काल में श्रावस्ती की आकृति अर्धचंद्राकार थी। कौशल का राजा प्रसेनजित बुद्ध का परम अनुयायी था। तो प्रसेनजित जो था वो बुद्ध का परम अनुयायी था। इसने बौद्ध संघ को श्रावस्ती में राजकाराम और मल्लिकाराम नामक बिहार दान में दिया। तो श्रावस्ती में 2 बिहार और आ गए, राजकाराम और मल्लिकाराम। तो राजकाराम, मल्लिकाराम, इसके अलावा बात करें जेतवन और फिर पुब्बाराम, ये 4 बिहार जो श्रावस्ती में थे, जो कि दान में दिए गए थे बुद्ध को। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। यहाँ का राजा उदयन बुद्ध का अनन्य था। यहाँ का राजा जो उदयन था वो बुद्ध का अनन्य था। इसने बुद्ध को घोषिताराम नामक बिहार भेंट में दिया था। तो घोषिताराम नामक बिहार भी बुद्ध को दिया गया है भेंट में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषि पत्तन के मृगदावन में दिया था। तो याद रखिएगा, मृगदावन भी याद रखिएगा। सारनाथ आमतौर पे याद रहते हैं, मृगदावन याद रखिएगा। मृगदावन में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ये कहाँ पर मृगदावन स्थित है, ये सारनाथ में स्थित है। तो इनके पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण कुमारों को दिया था। 5 ब्राह्मण कुमारों को दिया था, जिनके नाम थे कुंडिन्य, वाप्य, भद्रिक, अश्वजित और महानाम। ये 5 जो ब्राह्मण थे, कुंडिन्य, वाप्य, भद्रिक, अश्वजित और महानाम, इन 5 ब्राह्मणों को सबसे पहले क्या किया था, बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। कहाँ पे, सारनाथ में। मल्लगढ़ राज्य आधुनिक कुशीनगर एवं देवरिया जनपदों में स्थित था। इसमें मल्लों के 9 गढ़ शामिल थे। इसकी 2 राजधानियां थीं, पहली कुशीनारा और अथवा फिर कुशीनगर। आधुनिक कसय उपनगर के निकट ये अनुरुद्धवा। ये आधुनिक क्षेत्र की बात हो रही है, वर्तमान में कहाँ पर स्थित है ये कुशीनगर या कुशीनारा। तथा दूसरी राजधानी क्या थी, पावा। पहले तो कुशीनगर थी और दूसरी राजधानी पावा थी। तो इसकी 2 राजधानियां थी, पहली कुशीनारा या तो फिर कुशीनगर और दूसरी पावा। तो किसकी 2 राजधानियां थीं, ये मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। कुशीनगर और पावा ये दोनों मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें था पावा कहाँ पर है, वर्तमान सठियाँव फालिज नगर में उस समय का पावा स्थित था।
गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि निधन हुआ था 483 ईस्वी में बैसाख पूर्णिमा के दिन। 80 वर्ष की आयु में हिरण्यवती नदी यानी कि जो कि वर्तमान में गंडक नदी है उसके तट पर स्थित कुशीनारा में इनका देहांत हुआ था यानी कि महापरिनिर्वाण हुआ था। निर्वाणोपरांत यानी कि मृत्यु के बाद बुद्ध के अस्थि अवशेषों को पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था, जिसमें से 4 के स्थान उत्तर प्रदेश में हैं। तो ये चारों स्थान जो हैं महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ये बुद्ध के अस्थि अवशेष पर निर्मित उत्तर प्रदेश में जो स्तूप हैं उसके बारे में बात करें तो पहला स्तूप जो है वो कपिल वस्तु में है, इसका निर्माण करवाया था शाक्यों ने। दूसरा जो है वो कुशीनगर में, इसका निर्माण करवाया था मल्लों ने। तीसरा है रामग्राम में, जिसका निर्माण कोली ने करवाया था। और चौथा पावा है, जिसका निर्माण मल्लू ने करवाया था। तो याद रखिएगा, मिलाने के लिए इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, आप इसके लिए तैयार रहिए। जो कपिल वस्तु है उसका निर्माण शाक्यों ने करवाया था, कुशीनगर का निर्माण मल्लू ने करवाया था, रामग्राम में। अच्छा, कपिल वस्तु का निर्माण नहीं, यहाँ पे हमारे कहने का मतलब ये है कि कपिल वस्तु में जो बुद्ध के अवशेष हैं, कपिल वस्तु में जो बुद्धों के अवशेष पर बना जो स्तूप है उस स्तूप का निर्माण करवाया था किसने? शाक्य ने। जो कुशीनगर में स्तूप है उसका निर्माण मल्लों ने करवाया था। जो रामग्राम में स्तूप स्थित है उसको कोलिय ने करवाया था। और जो पावा में बनाया हुआ है उसको मल्लों ने बनवाया हुआ था, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्थलों की बात करें तो कपिल वस्तु एक महत्वपूर्ण स्थल है उत्तर प्रदेश में बुद्ध से रिलेटेड। इसकी पहचान वर्तमान सिद्धार्थ नगर के रूप में की जा सकती है। तो वर्तमान में जो सिद्धार्थ नगर है वो वाला उस समय कपिल वस्तु था बुद्ध के काल में। बुद्ध के पिता शुद्धोधन यहाँ के शासक थे, तो बुद्ध से संबंधित कहीं न कहीं एक क्षेत्र है कपिल वस्तु। दूसरा है सारनाथ, इसका प्राचीन नाम ऋषिपत्तन था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पे दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने अपने बौद्ध संघ की स्थापना यहाँ पर की थी, तो ये याद रखिएगा दोनों स्थल। अगला जो स्थल है वो कुशीनगर है। बुद्ध की यह परिनिर्वाण स्थल है। यह मल्लगढ़ राज्य यानी कि वर्तमान कुशीनगर एवं देवरिया की राजधानी थी। बात करें श्रावस्ती की तो राप्ती नदी के तट पर स्थित यह नगर कोसल राज्य की राजधानी थी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश यहीं पे दिए थे श्रावस्ती में, याद रखिएगा। सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने कहाँ पर दिए हैं? तो सर्वाधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। रामग्राम की बात करें तो इसकी पहचान वर्तमान में गोरखपुर के रामगढ़ ताल के रूप में की जाती है। यह कोली गणराज्य की राजधानी थी जो रामग्राम है। बुद्ध की पत्नी यशोधरा यहाँ की राजकुमारी थी। तो बुद्ध से रिलेटेड स्थल है ये, कहीं ना कहीं याद रखिएगा। उसके बाद छठवां जो है देवदह है। देवदह यह बुद्ध का ननिहाल था। देवदह जो है वो बुद्ध का ननिहाल था। इसकी पहचान वर्तमान महाराजगंज के नेपाल की सीमा पर स्थित ठुंठी बारी के रूप में की जाती है। सातवां की बात करें तो सातवां स्थल है पावा, जो कि बुद्ध से स्थित है, संबंधित है। यह वर्तमान कुशीनगर के फालीज नगर सठियाओं क्षेत्र में स्थित है। बुद्ध यहीं पर चुंदकर मार के घर भोजन कर बीमार हुए थे। तो यहीं पे चुंदक चमार के घर पे भोजन करके ये बुद्ध बीमार हुए थे, जिसके बाद कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। इसके बाद बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। ये स्टार्टिंग से पॉइंट्स है, ये सब याद रखिएगा। इसके पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के शाक गणराज्य के प्रधान थे। ये नॉर्मल बात है, ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। इनकी माता जो है महादेवी रामग्राम के कोली गणराज्य की कन्या थी। तो रामग्राम के कोली गणराज्य की कन्या थी इनकी माता जी। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने उरुवेला से सर्वप्रथम ऋषिपत्तनम यानी कि सारनाथ गए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म में यह घटना धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार कोसल राज्य में हुआ था। ध्यातव्य है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कोसल की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। तो हम लोगों ने बात किया है कि ये महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। वत्सराज उदयन बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बना। वत्सराज उदयन ने घोषिताराम विहार
भिक्षु संघ को दान में प्रदान किया था। तो ये हम लोगों ने अभी देखा था कि जो उदयन था, उदयन ने घोषिताराम विहार दान में दिया था बुद्ध को। आगे बात करें तो 883 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर का परित्याग किया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनका अंतिम संस्कार मल्लों ने अत्यंत उत्साहपूर्वक से किया। तो मल्लों ने इनका अंतिम संस्कार किया। बुद्ध काल में आधुनिक उत्तर प्रदेश में 7 मुख्य गणराज्य थे। कपिलवस्तु के शाक्य, सुमार प्रवर्तन के भग्ग, सुमसुमार पर्वत के भग्ग, केशपुत्त के कलाम, रामग्राम के कोलिय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल और पिपली वन के मोरी। ये सभी चीज़ हम लोगों ने देख लिया है कि 7 गणराज्य स्थित थे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब बात करें हम लोग जैन धर्म और उत्तर प्रदेश के बारे में। तो जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव अयोध्या के सूर्यवंश में पैदा हुए थे। तो अयोध्या के सूर्यवंश में पैदा हुए थे कौन? ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए थे। इन्हीं के नाम पे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। इसमें दूसरे से 22वें तीर्थंकर तक का स्पष्ट विवरण प्राप्त नहीं होता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के नागवंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो नागवंशी राजा के पुत्र थे तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, याद रखिएगा, पार्श्वनाथ काशी के नागवंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है पूरी तरह से। उन्होंने जैन धर्म के 4 महत्वपूर्ण व्रतों की स्थापना की। ये व्रत हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है, याद रखिएगा, निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैन धर्म के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है, निर्ग्रंथ कहा जाता है, याद रखिएगा। जैन धर्म के अंतिम प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान और कार्यस्थल यद्यपि मगध रहा, किंतु उत्तर प्रदेश में उनके अनुयायियों की संख्या पर्याप्त थी। महावीर ने जैन धर्म के 5 महाव्रतों में ब्रह्मचर्य को सम्मिलित किया था। ये बात याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में मथुरा, काशी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, अयोध्या, देवगढ़, महोबा, इसके अलावा काकंडी तथा रौनाही, प्राचीन रत्नागिरी के नाम से जान सकते हैं आप, प्राचीन काल में रत्नगिरी नाम था इसका। तो रौनाही जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे। तो ये सभी जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। अब हम लोग बात करेंगे भागवत, वैष्णव और शैव धर्म के बारे में, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होंगी। जैन और बौद्ध धर्म की भांति भगवत, वैष्णव और शैव तथा शाक्त धर्म के लिए भी उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है कि जोबारेस यानी कि यमुना तट के निवासी सैर सेनोई यानी कि वंश या तो जाति, सैर सुनोई मतलब वंश या तो फिर जाति। तो यानी कि यमुना तट के निवासी सैर सिनेई लोग सूरसेन, जो आधुनिक काल में मथुरा में स्थित है, सूरसेन में हेराक्लीज यानी कि वासुदेव कृष्ण की उपासना करते थे। ये तो इसका मतलब ये है कि जो कृष्ण हैं ये कृष्ण की उपासना करते थे, वासुदेव कृष्ण की उपासना करते थे। इसी प्रकार गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के गाजीपुर स्थित भीतरी अभिलेख में वासुदेव कृष्ण की पूजा के लिए गांव दान में देने का उल्लेख मिलता है। ये चीज़ याद रखिएगा। गुप्त काल में ही भारत के प्रथम शिखर युक्त मंदिर का निर्माण हुआ था। तो शिखर युक्त मंदिर का निर्माण पहली बार गुप्त काल में हुआ था, जिसे देवगढ़ या ललितपुर जिला के प्रसिद्ध दशावतार मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहाँ शेष सैया पर विराजमान मतलब शेषनाग पर विराजमान विष्णु की सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश में काशी,
अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज आदि भागवत यानी कि वैष्णव धर्म के प्रमुख केंद्र रहे हैं। बात करें तो काशी और मथुरा उत्तर प्रदेश में शैव धर्म के प्रमुख केंद्र रहे हैं। मेगस्थनीज के अनुसार सूरसेन के निवासी डायनोसिस यानी कि शिव की पूजा करते थे। तो ये कहता है कि जो मेगस्थनीस है, मेगस्थनीस कहता है कि सूरसेन यानी कि मथुरा के निवासी जो थे वो डायनोसिस यानी कि शिव की पूजा करते थे। तो कुल मिला के डायनोसिस किसको कहा है? शिव को कहा है। प्रदेश के गोरखपुर में शैव धर्म के नाथ अथवा गोरक्ष संप्रदाय की नींव पड़ी, जो आज भी हठ योग की अपनी विशिष्टता के लिए दुनिया भर में ये जाना जाता है। अब बात करें हम लोग मौर्य काल के बारे में। प्राचीन इतिहास में मौर्य काल के बारे में हम लोग अगर बात करें तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनका टाइम पीरियड 321 से लगा करके 297 ईसा पूर्व। याद रखिएगा, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये याद रखिएगा। पिता ने कोलीय गणराज्य के अंतर्गत रामग्राम के निकट मौर्य राज्य की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, जो इनके पिताजी हैं, इनके पिताजी कोलीय गणराज्य के अंतर्गत रामग्राम, वर्तमान में कहाँ पर? गोरखपुर जनपद में है। तो इस कोलीय गणराज्य के अंतर्गत रामग्राम के निकट मौर्य राज्य की स्थापना की थी। तो मौर्य राज्य की राजधानी पिपली वन उसी स्थान पर थी जहां आज गोरखपुर जनपद की राजधानी गांव है। उत्तर प्रदेश में अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो अहरौरा से मिला है। उत्तर प्रदेश का एक अभिलेख जो कि मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है, लघु शिलालेख है। लघु शिलालेख कहाँ से मिला है? अहरौरा, मिर्ज़ापुर से मिला है, ये याद रखिएगा। मेरठ से मिला है वृहद स्तंभ लेख। वृहद स्तंभ लेख कहाँ से मिला है? मेरठ से मिला है, याद रखिएगा। प्रयाग से मिला है वृहद स्तंभ लेख। तो एक तो मेरठ से मिला है वृहद स्तंभ लेख, एक तो प्रयाग से मिला है। सारनाथ से क्या मिला है? सारनाथ से लघु स्तंभ लेख मिला है। कौशाम्बी से क्या मिला है? कौशाम्बी से लघु स्तंभ लेख मिला हुआ है। चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त या तो कौटिल्य की सहायता से घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट बना था। उसके साम्राज्य में कोशल, काशी, पांचाल समेत आज का महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश समाहित था। महत्वपूर्ण नहीं, संपूर्ण, आज का संपूर्ण उत्तर प्रदेश उसमें समाहित था। आगे बात करें मौर्य वंश के बारे में तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक ताम्रपत्र अभिलेख गोरखपुर के दक्षिणी भाग सोहगौरा यानी कि कौड़ी राम से प्राप्त होता है। इसकी भाषा प्राकृत और लिपि जो है वो ब्राह्मी है। याद रखिएगा, भाषा और लिपि दोनों याद रखिएगा, इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें अकाल के दौरान जनता के लिए अनाज के 3 कोठार बनवाने का उल्लेख है। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार और फिर अशोक शासक हुए थे। तो बिंदुसार यहाँ पे देखिए, वहाँ पे क्या हुआ है, हमसे ये मिस्टेक हुआ है कि हमने ये कहा है कि बिंदुसार का क्या होता है? पुत्र होता है चंद्रगुप्त मौर्य। हमने ऐसा कहा है जो कि गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र होते हैं बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार चंद्रगुप्त के मौर्य होते हैं। वहाँ पे हमसे मिस्टेक हुआ, 1-2 मिस्टेक वहाँ पे इसलिए हुआ है। एक तो हमने बिंबिसार को बिंदुसार समझ लिया, और दूसरी मिस्टेक ये हुई है कि बिंदुसार समझने के बाद भी हमने ये कहा कि बिंदुसार के पुत्र जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता हैं बिंदुसार, याद रखिएगा, ठीक है। वहाँ पे उसको सही कर लीजिएगा। कलिंग विजय के बाद अशोक ने दिग्विजय के स्थान पे धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया था। इस दौरान उसने जनता तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए 40 से अधिक शिलालेख एवं स्तंभ लेख बनवाए थे। उत्तर प्रदेश में सम्राट अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व के 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो सम्राट अशोक के 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं उत्तर प्रदेश से। अभी हम लोगों ने बात किया था कि मिर्ज़ापुर, अहरौरा वगैरह, मेरठ वगैरह ज़िले में ये स्थित हैं।
इन सभी अभिलेखों की भाषा जो है प्राकृतिक एवं लिपि है। भाषा जो प्राकृतिक है एवं लिपि जो है वो ब्राह्मी है, याद रखिएगा। इनकी भाषा जो उत्तर प्रदेश में पाए गए जो 5 अभिलेख हैं अशोक के, जो 5 शिलालेख हैं, उसकी जो भाषा है वो प्राकृतिक है और लिपि कौन सी है, ब्राह्मी है। दोनों चीज़ महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा। अशोक के स्तंभ मथुरा और चुनार की पहाड़ियों से लाए गए लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। तो मथुरा और चुनार जो कि मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है, तो चुनार से लाए गए लाल बलुआ पत्थरों से अशोक के स्तंभ लेखों का निर्माण किया गया है। अशोक के मेरठ स्तंभ लेख को अशोक के मेरठ स्तंभ लेख को सुल्तान फिरोज शाह तुगलक बाद में दिल्ली लेकर चला गया था। तो अशोक का जो मेरठ का स्तंभ लेख था उसको फिरोज शाह तुगलक ने बाद में दिल्ली लेकर चला गया था। तो सारनाथ स्तंभ लेख के सिंह शीर्ष को भारत के राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। तो सारनाथ का जो स्तंभ लेख है उसका जो सिंह शीर्ष मतलब शीर्ष है उसको भारत के राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में टी पैंथलर ने की, जबकि उन्हें पढ़ने की सफलता सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसिप को मिली थी। तो ये दोनों चीज़ें भी याद रखिएगा। मौर्य सम्राट अशोक ने उत्तर प्रदेश में अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया है। इनमें प्रमुख है सारनाथ में प्राप्त धमेख एवं चौखंडी स्तूप। दोनों के निर्माण में ईंट और रोड़ी का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। मौर्य शासन अपने केंद्रीय प्रशासन के लिए जाना जाता था। केंद्रीय प्रशासन 8 विभागों में विभक्त था, जिसे तीर्थ कहते थे। समाहर्ता राजस्व विभाग और सन्निधाता कोष विभाग का अध्यक्ष होता था। तो समाहर्ता और सन्निधाता को याद रखिएगा। जो समाहर्ता वो राजस्व विभाग और जो सन्निधाता है वो कोष विभाग का अध्यक्ष होता था। तो ये दोनों याद रखिएगा। समाहर्ता कौन होता था, राजस्व विभाग का वो अध्यक्ष होता था। सन्निधाता कौन होता था, वो कोष विभाग का अध्यक्ष होता था। इन दोनों को याद रखिएगा। क्रमांकित उद्योग विभाग का अध्यक्ष एवं अंतर्वसिक जो है वो सम्राट के निजी सुरक्षा का जिम्मेदारी अधिकारी होता था। तीर्थ के मुखिया को अमात्य कहा जाता था। तो ये सभी याद रखिएगा। इन सब से सवाल पूछे जाते हैं कि किसको उस समय क्या कहा जाता था। तीर्थ अनेक छोटे विभागों में विभक्त थे। पर्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का मुखिया तथा एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण एवं राजस्व विभाग का अधिकारी था। रुपये दर्शक मुद्रा निरीक्षक था। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पेज है, ये महत्वपूर्ण रूप से इस पेज के सभी चीज़ों को याद रखिएगा। इसमें से सवाल पूछे जा सकते हैं। मगध में मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके की गई थी। मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था तथा वर्तमान उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र इसकी परिधि में आता था। अशोक इस वंश का महानतम शासक था। इसके अभी तक 40 से भी अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। इन 40 अभिलेखों में उत्तर प्रदेश में मिलने वाले इस अभिलेख इस प्रकार से हैं। इन 5 को हम लोगों ने अभी देखा था। एक बार फिर से इन सब का रिवीजन कर लीजिए। अहरौरा मिर्ज़ापुर का लघु शिलालेख ये अभिलेख है, लघु शिलालेख है। सारनाथ का लघु स्तंभलेख, मेरठ का स्तंभलेख, इसके अलावा कौशाम्बी का लघु स्तंभलेख और टोपरा का स्तंभलेख जो कि सहारनपुर में मिला है। अहरौरा का लघु शिलालेख की बात करें तो इस लघु शिलालेख की खोज 1961 में आर.डी. पांडे के द्वारा की गई थी। इसका अनुवाद डी.सी. सरकार ने किया था। तो ये सभी महत्वपूर्ण हैं। मेरठ का स्तंभलेख की बात करें तो यह पहले मेरठ में था, बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको दिल्ली ले जाया गया। तो दिल्ली लेके चला गया फिरोज शाह तुगलक ने। ये भी हो सकता है, देखिए प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है कि जो मेरठ का स्तंभलेख है उसको दिल्ली कौन ले गया था, उसको दिल्ली कौन ले गया था। तो फिरोज शाह तुगलक उसको दिल्ली ले गया था, ये याद रखिएगा।
टोपरा का स्तंभ लेख की बात करें तो ये प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में गड़ा हुआ था। कालांतर में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया, तो इसको भी दिल्ली लाया गया। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण हैं। गौरतलब है तथ्य यह है कि अशोक के मेरठ व टोपरा लेख का जिक्र शमसे सिराज अफीफ ने अपनी कृति तारीख़ फिरोजशाही में भी किया है। तो अगर बात करें कि जो टोपरा का स्तंभ लेख है उसका उल्लेख किसने किया है अपनी पुस्तक में, तो शमसे सिराज अफीफ ने अपनी कृति तारीख़ ए फिरोजशाही में किया था। तो ये पुस्तक किसकी है, पुस्तक कौन सी है, इसमें किस अभिलेख का उल्लेख किया गया है? इन सब को याद रखिएगा। इस स्तंभ लेख को मीनार ए ज़रीन अथवा स्वर्ण स्तंभों का नाम दिया गया है। इस स्तंभ लेख पर चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के भी 3 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। इस चीज़ को भी इम्पोर्टेंटली याद रखिएगा। अगले स्तंभ की बात करें तो सारनाथ का लघु स्तंभ लेख है। इस लघु स्तंभ लेख में अशोक ने अपने महापात्रों को संघ भेद में रोकने का आदेश दिया है। ध्यातव्य है कि सारनाथ स्तंभलेख के शीर्ष पर बने सिंहों की आकृति को ही भारत सरकार ने अपना राज्य चिन्ह बनाया है। इसको भी हम लोगों ने अभी अभी देखा है। अगले की बात करें तो कौशाम्बी का लघु स्तंभलेख। इस स्तंभलेख में अशोक की रानी करुणावती द्वारा दान किए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो कौशाम्बी का ये याद रखिएगा, रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है, तो कौशाम्बी का जो लघु स्तंभलेख है इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको रानी का अभिलेख कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। इस स्तंभ लेख को चंद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया था। तो चंद्रगुप्त ने कौशाम्बी से प्रयाग लाया था इस अभिलेख को, जो कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख है। इसके दरबारी कवि हरिशेठ द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति इसी पर उत्कीर्ण है। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है हरिशेठ ने लिखा था, तो हरिशेठ का जो प्रयाग प्रशस्ति है वो कौशाम्बी का जो लघु स्तंभलेख है इसी पर उत्कीर्ण है। ये महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा कि जो कौशाम्बी का स्तंभलेख है इसी पर प्रयाग प्रशस्ति उत्कीर्ण है। ये हरिशेठ द्वारा उत्कीर्ण किया गया था। कालांतर में मुगल बादशाह जहांगीर के तख्त पर बैठने का यहाँ पे वाक़या भी उत्कीर्ण कराया गया है। तो जहांगीर के बारे में भी इस अभिलेख में बताया गया है, प्रयाग प्रशस्ति में या फिर कौशाम्बी का जो लघु स्तंभलेख है उस पर। आगे बात करें तो परसा दयाराम तथा सोहगौरा के पुरातात्विक साक्ष्य मौर्य युगीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। सोहगौरा अभिलेख से श्रावस्ती के महामात्रों द्वारा सर्वसाधारण के लिए दुर्भिक्ष के समय राहत से संबंधित एक विज्ञप्ति है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। परखम के यक्ष की मूर्ति मथुरा से मिली है। मथुरा से अगर आपसे पूछे कि परखम के यक्ष की मूर्ति कहाँ से मिली है तो आपको बताना है इसकी मूर्ति मिली है मथुरा से। आगे बात करें तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में ईसा पूर्व में मगध का सम्राट बना। तो इसकी हत्या करके मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया था और फिर अब अगला शासक ये बन गया मगध का राजा। शुंग वंश के इस प्रथम शासक के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी उसके अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। इस अभिलेख में बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। तो याद रखिएगा कि 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाने वाला जो राजा पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेघ यज्ञ के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेघ यज्ञ के पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे, जिन्होंने महाभाष्य नामक व्याकरण की ग्रंथ की थी। तो याद रखिएगा कि जो पुष्यमित्र शुंग ने क्या करवाया? अश्वमेघ यज्ञ करवाया। तो उसमें जो पुरोहित का कार्य किया था वो पतंजलि थे, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। तो इधर चीज़ें महत्वपूर्ण मिल रही हैं, इन चीज़ों को स्किप मत करिएगा।
पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में किया गया है। तो मालविकाग्निमित्रम में भी पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध जो यज्ञ करवाया था उन्होंने, उसका उल्लेख मिलता है। मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था? तो कालिदास की एक महाकाव्य है। मालविकाग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र यानी पुष्यमित्र शुंग का पुत्र और उत्तराधिकारी, जो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था उनका नाम था अग्निमित्र। उसका क्या नाम था? अग्निमित्र। और उसके संबंध में मालविका एक औरत थी, उसका प्रेम कथा वर्णित है। किसमें? मालविकाग्निमित्रम में। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यूनानी शासक ड्रीमिटियस ने अपने सेनापति मिनांडर के साथ भारत पर आक्रमण किया, किंतु पराजित होकर उसे वापस लौटना पड़ा। तो याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग के समय में ही यूनानी शासक डिमिट्रियस ने अपने सेनापति मिनांडर के साथ भारत पर आक्रमण किया, परंतु पराजित होकर उसे वापस लौटना पड़ा था। बाद में डिमिट्रियस और मिनांडर ने भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर साकल को राजधानी बनाकर शासन किया था। आगे बात करें हिंद यवन की, तो हिंद यवन यानी कि इंडो ग्रीक शासक के रूप में प्रसिद्ध इन्हीं राजाओं ने भारत में पहली बार मानक स्वर्ण सिक्के यानी कि स्टेटर जारी किए। तो मानक स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय किसको जाता है? तो हिंद यूनानी शासकों को, इंडो ग्रीक शासकों को भारत में मानक स्वर्ण सिक्के जारी करने के श्रेय जाते हैं। इसको महत्वपूर्ण तरीके से याद रखिएगा। शुंग शासन के बाद 73 ईसा पूर्व में कण्व वंश की सत्ता स्थापित हुई। कण्व वंश के 4 राजाओं ने कुल 45 वर्ष तक शासन किया था। इसी समय 71 ईसा पूर्व में भारत पर शकों का आक्रमण हुआ। इस घटना के 14 वर्ष बाद 57 ईसा पूर्व में मालवा यानी कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों को भारत से खदेड़ कर विक्रम संवत की स्थापना की थी। भारत पर शकों का दूसरा आक्रमण 78 ईसा पूर्व में हुआ था। इसी विजय के उपलक्ष्य में शकों ने 78 ईस्वी में शक संवत की स्थापना की थी। आगे बात करें तो शकों ने अपनी सत्ता मथुरा, पंजाब, उज्जैनी और महाराष्ट्र में स्थापित की। इसी क्रम में कुषाण शासक कनिष्क ने पुरुषपुर, जो कि वर्तमान में पेशावर में है, यहाँ पे शासन करते हुए मथुरा को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। कनिष्क ने मथुरा में खर पल्लान और वाराणसी में वनस्पर को अपना राज्यपाल नियुक्त किया था। इसने भारत में सर्वाधिक युद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। किसने सर्वाधिक शुद्ध सोने के? कनिष्क ने भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किसने किया था, तो आपको बताना है कनिष्क ने भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। कनिष्क द्वारा कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन वसुमित्र की अध्यक्षता में की गई थी। यहीं पर बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभक्त हो जाता है। तो जो बौद्ध धर्म है वहीं पर हीनयान और महायान 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध के अतिरिक्त यूनानी, पारसी एवं वैदिक देवताओं के भी चित्र मिलते हैं। भारत में मूर्ति बनाने की कला मथुरा शैली और गांधार शैली इसी काल में शुरू हुई थी। तो याद रखिएगा, इसी काल में शुरू हुई थी। कुषाण वंश के शासनकाल में या मौर्योत्तर काल में ये शुरू हुआ था, गांधार शैली और मथुरा शैली। सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति का निर्माण इसी काल में मथुरा शैली में हुआ था। शुंग और कण्व वंश के बाद आंध्र सातवाहन एवं इक्ष्वाकु वंश का शासन हुआ था। सातवाहन वंश के गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शकों के क्षहरात वंश को पराजित कर पुनः अपने वंश की स्थापना की। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय अथवा आंध्र भृत्य कहा गया है। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर
185 ईसा पूर्व में की गई। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी एवं अयोध्या व विदिशा इस साम्राज्य के महत्वपूर्ण प्रांत थे। पतंजलि के महाभाष्य में यह उल्लेख है कि पुष्यमित्र शुंग के समय यवन साकेत तक पहुँचे थे। तो साकेत यानी कि अयोध्या क्षेत्र तक यवन पहुँच गए थे। हालांकि पुष्यमित्र के पुत्र वसुमित्र ने गंगा किनारे इस आक्रमण का मुकाबला किया एवं यवनों को वहां से हटा दिया। तो अयोध्या क्षेत्र से वहां से यवनों को हटा दिया। अयोध्या में पाए गए घान नाम के शासक के अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध का आयोजन किया था। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी था। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम से ज्ञात होता है कि अग्निमित्र विदिशा का गवर्नर भी था। तो अग्निमित्र कहाँ का गवर्नर था, याद रखिएगा, विदिशा का। शुंग वंश का अंतिम शासक, अब हम लोग बात कर रहे हैं शुंग वंश के बारे में। तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूत या देवभूमि था। गौरतलब तथ्य ये है कि पुरातात्विक उत्खनन से उत्तर प्रदेश में ऐसे सिक्के मिले हैं जिन पर मित्र शब्द से समाप्त होने वाले राजाओं का नाम अंकित है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आधुनिक उत्तर प्रदेश पर ईसा से 1 शताब्दी पूर्व और बाद तक उन लोगों का अधिकार क्षेत्र था जो शुंग वंश से संबंधित थे। यवन शासकों, अब इंडो ग्रीक शासक मेनांडर की बात करें तो यवन शासकों में मेनांडर सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था, जिसका साम्राज्य झेलम नदी से लेकर मथुरा तक विस्तृत था। इलाहाबाद के पास रेह से एक अभिलेख की प्राप्ति हुई है जिसमें मेनांडर के नाम का उल्लेख मिलता है। ये महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा यूपी स्पेशल के संदर्भ में। कुषाण वंश का प्रथम शासक कुजुल कडफिसेस, कुषाण वंश का प्रथम शासक, कुषाण वंश की बात हो रही है तो कुषाण वंश का प्रथम शासक कुजुल कडफिसेस था। तत्पश्चात विम कडफिसेस हो गया सिंहा, और इसके सिक्के मथुरा तक मिलते हैं जिन पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। तो याद रखिएगा जो कडफिसेस की या कुषाण वंश का दूसरा राजा है, जो पहला तो कडफिसेस है, दूसरा जो है वो पहला कुजुल कडफिसेस है और दूसरा विम कडफिसेस। तो विम कडफिसेस के जो सिक्के हैं उनके सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। याद रखिएगा जो विम कडफिसेस हैं, अगर आपसे पूछे कि किसके सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं तो आपको बताना है विम कडफिसेस। कुषाण वंश का पहला राजा याद रखिएगा कुजुल कडफिसेस, दूसरा राजा विम कडफिसेस। विम कडफिसेस के मुद्रों पर क्या किया गया था, जो मुद्रा थे उन पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां उत्कीर्ण की गई थी। इससे उसका शैव मतानुयायी होना भी सूचित होता है। तो इन चीज़ों से ऐसा लगता है कि वो शायद शैव धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। कौन? विम कडफिसेस। मथुरा के पास माट नामक स्थान से सिंहासन पर विराजमान एक विशाल मूर्ति मिली है। इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल ने इस लेख में उत्कीर्ण वेम शब्द की पहचान विम कडफिसेस से की है। यदि इस तथ्य को मान लिया जाए तो विम कडफिसेस का साम्राज्य मथुरा तक फैला हुआ था। कुषाण वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। इसके समय कुषाणों के 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र थे, पुरुषपुर और मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कनिष्क के सारनाथ लेख में महाक्षत्रप खरपल्लान तथा क्षत्रप बनस्पर का उल्लेख मिलता है। खरपल्लान मथुरा में महाक्षत्रप था तथा वनस्पर वाराणसी में क्षत्रप की हैसियत से काम करता था। इससे यह विदित होता है कि मथुरा के साथ साथ वाराणसी भी उत्तर प्रदेश में कुषाणों का महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र था। याद रखिएगा वाराणसी भी इनका केंद्र था। कनिष्क का अफगानिस्तान के रबातक नामक स्थान पर भी अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख के अनुसार कनिष्क के साम्राज्य में कौंडियन, उज्जैनी, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा जैसे क्षेत्र आते थे। कुषाण काल में ही मथुरा कला शैली की
का प्रमुखता से विकास हुआ था। तो कुषाण काल में ही मथुरा कला शैली का विकास तेजी से हुआ था। इस शैली में मूर्तियों का निर्माण सफ़ेद, चित्तीदार, लाल पत्थर से हुआ। गांधार मूर्तियों के विपरीत इस शैली की मूर्तियां आध्यात्मिकता और भावना प्रधान हैं। मथुरा से कनिष्क की एक सिर रहित मूर्ति मिली है जिस पर महाराज राजाधिराज देवपुत्रों कनिष्क अंकित है। कनिष्कों ये लिखा हुआ है, महाराजा राजाधिराज देवपुत्रों कनिष्कों, ऐसा लिखा हुआ है। इस किस पे? मथुरा से एक मूर्ति मिली है, इसी मूर्ति पे इस प्रकार का चीज़ लिखा हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कुषाण शासक देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। आगे बात करेंगे नागवंश की। तो कुषाणों के पतन के पश्चात मध्य भारत तथा उत्तर प्रदेश के भूभागों पर स्थित शक्तिशाली नागवंशों का उदय हुआ। वस्तुतः गंगा घाटी में कुषाणों की सत्ता के विनाश का श्रेय नागवंश को ही जाता है। तो गंगा घाटी में कुषाणों का जो अंत किया था नागवंशों ने ही किया था। नागवंश की शाखाएं विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थित थीं, जैसे पद्मावती, मथुरा तथा कांचीपुर में नाग कुलों का शासन हुआ था। आगे बात करें तो पद्मावती की पहचान मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित पद्म पवैया नामक स्थान से की जाती है। पद्मावती के नाग लोग भारशिव कहलाते थे। ये नागवंश में सर्वाधिक शक्तिशाली थे तथा इनका वैवाहिक संबंध वाकाटकों के साथ था। तो याद रखिएगा, नागवंश का वैवाहिक संबंध वाकाटकों के साथ था, ये चीज़ याद रखिएगा। पुराणों के अनुसार मथुरा पर कुल 9 नाग राजाओं ने शासन किया था। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त के समय मथुरा के नागवंश का राजा गणपति नाग था। तो यहाँ तक हमारा समाप्त होता है मौर्य वंश के बारे में। अगले मौर्य और मौर्योत्तर वंश भी इसी में शामिल था, जो नागवंश है, शिशुनाग वंश और कनिष्क जो कुषाण वंश है, हिंद यवन शासक हैं, ये सब जो शकों के बारे में बात किया गया, ये उत्तर मौर्य काल के ही लोग थे। मौर्योत्तर काल के अंतर्गत ही इन सबको रखा जाता है। अगला वीडियो हम लोगों का होगा गुप्त काल से। गुप्त काल के बाद अगला वीडियो में हम लोगों का प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग भूगोल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।